Hello, future doctors. Welcome to Grow with Yeshi. Today we'll discuss the whole chapter and we'll complete it in part wise biomolecules. So, what is biomolecule? Biomolecule basically is, what does bio means? Bio means life. And biomolecules means basically molecules of life. Okay. What is the standard definition of biomolecules? Biomolecules are organic molecules. Biomolecules are organic molecules produced by living organisms. Produced by living organisms. Which are essential for structure, function, and other life process activities. So basically जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हुए हैं किसके? बायोमोलिक्यूल्स के. जो भी चीज़ें वो बनाते हैं वो भी क्या है? बायोमोलिक्यूल्स. और जिन चीज़ों के बिना वो रह ही नहीं सकते वो भी क्या है? बायोमोलिक्यूल. जैसे कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो क्या है? बायोमोलिक्यूल. कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल ही है. ठीक है. अब हम आगे इसके बढ़ेंगे. जैसा कि आपने पैटर्न देखा है तो आपको ये पता है कि इंट्रो से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. इंट्रो से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इंट्रो में 2 लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो 2 लाइन ये है कि जितने एलिमेंट्स आप में पाए जाते हैं, जितने एलिमेंट्स आप में पाए जाते हैं उतने ही एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं. ओके. ऑल एलिमेंट्स found in living organisms are also found in Earth's crust. ओके. पहली स्टेटमेंट तो ये हो गई कि जितने एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उतने ही अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन एंड हाइड्रोजन, कौन से 2 एलिमेंट्स? कार्बन एंड हाइड्रोजन. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट. ओके. सो रिलेटिव अबंडेंस of carbon and hydrogen is more in living organism as compared to अर्थ क्रस्ट. ये 2 बातें आपको याद रखनी है. सबसे पहली बात ये हुई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे उतने ही एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाएंगे. पर कार्बन एंड हाइड्रोजन की मात्रा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट. ओके. अब हम आगे बढ़ेंगे एंड डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड.
केमिकल कंपाउंड के एनालिसिस देखने में सबसे पहले हम ये करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओके, फर्स्ट इज फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है एक लिविंग टिश्यू। क्या लेना है? लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू किसका भी हो सकता है, प्लांट का भी या फिर एनिमल्स का भी, ओके। ये हो गया हमारा लिविंग टिश्यू। साथ में हमें लेना है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। कौन सा एसिड लेना है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। फिर हमें इसे डाल देना है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा मोर्टार, और इसे हम कहते हैं पेसिल। क्या कहते हैं? पेसिल। इस मोर्टार में हमें लिविंग टिश्यू डाल देना है एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल देना है और अच्छे से इसे ग्राइंड कर देना है। क्या करना है? ग्राइंड कर देना है, ठीक है, अच्छे से कूट देना है। और ग्राइंड करने के बाद आपको मिल जाएगा बेटा थिक स्लरी और पेस्ट। क्या मिल जाएगा? थिक स्लरी और पेस्ट, ठीक है। इसके बाद इस थिक स्लरी और पेस्ट को आप पास करोगे किसी चीज़ क्लॉथ से या फिर कॉटन क्लॉथ से, ओके। क्या किया था हमने? एक लिविंग टिश्यू लिया था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिया था, मोर्टार लिया था, पेसिल लिया था। मोर्टार में हमने लिविंग टिश्यू एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला था, अच्छे से ग्राइंड किया था। ग्राइंड करने के बाद हमें थिक स्लरी या फिर पेस्ट मिल गया था और फिर हमने उसे क्या किया? पास किया चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से, ठीक है। पास करने के बाद बेटा जो सेगमेंट उस चीज़ क्लॉथ से पास हो गया, फिल्टर आउट हो गया, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट, ओके। एंड जो पास आउट नहीं हुआ, जो रह गया चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में, उसे हम कहते हैं रिटेंटेट। क्या कहते हैं? रिटेंटेट। हमने एसिड मिलाया था, तो क्या ये पार्ट एसिड में सॉल्युबल है? तो हम इसे क्या कहेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, ये वाला पार्ट एसिड में सॉल्युबल नहीं है, फिल्टर आउट नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर फिल्ट्रेट वाले पोर्शन जो है वो चीज़ क्लॉथ से पास किया है तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड जो पास नहीं किया वो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके। तो अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा। कम होगा तो कितना होगा? 18 to 800 डाल्टन के बीच में होता है, या फिर सिंपली आप कह सकते हो लेस दैन 1000 डाल्टन, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मोर दैन 10,000 डाल्टन, मोर दैन 10,000 डाल्टन, ओके। मूविंग ऑन। अब मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स में से कौन सा सेगमेंट किस तरफ आएगा? मोनोमर्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, सिंगल यूनिट है, तो किस तरफ आएगा? फिल्ट्रेट की तरफ। एंड पॉलीमर्स बड़े बड़े हैवी मॉलिक्यूल्स है,
किस तरफ आ जाएंगे, रिटेंटेट की तरफ। ओके, तो जितने भी बेटा मोनोमर्स हैं वो आ जाएंगे फिल्ट्रेट में, एंड जितने भी पॉलीमर्स हैं वो आ जाएंगे रिटेंटेट में। तो इस हिसाब से जितने भी मोनोसैकेराइड है वो किधर आ जाएंगे, फिल्ट्रेट में, एंड जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं रिटेंटेट में। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो आ जाएंगे फिल्ट्रेट में, एंड जितने भी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स होते क्या हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, वो सारे आ जाएंगे रिटेंटेट में। जितने भी बेटा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, वो आ जाएंगे फिल्ट्रेट में, एंड न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। किस में आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, रिटेंटेट में। ठीक है, पर इसमें एक चांद सितारे वाली बात है। चांद सितारे वाली बात क्या है कि लिपिड्स भी बेटा यहाँ आते हैं, और इसमें हमने लगाया है स्टार। क्या लगाया है, स्टार। ठीक है, क्यों, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, अब सेल के अंदर आ जाते हैं। सेल में कौन सा पोर्शन किस तरफ जाएगा ये देख लेते हैं। सेल में जितना भी फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, जितना भी सेल में फ्लूइड पार्ट है जो कि है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जितना भी है वो इधर आ जाएगा फिल्ट्रेट में। फ्लूइड पार्ट जितना भी है, और साइटोप्लाज्म में जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल घूमता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे एंड जितने भी ऑर्गेनील्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, रिटेंटेट में। ओके, तो इस हिसाब से ये इधर वाला सेगमेंट सारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का हो गया। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या फिर सिंपली आप इन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहते हो। क्या कहते हो, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस सेगमेंट को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे चांद सितारे वाली बात आखिर क्या थी। वो ये है कि लिपिड्स को हमने लिखा किस सेगमेंट में है, रिटेंटेट सेगमेंट में लिखा है। एसिड इनसॉल्युबल सेगमेंट में लिखा है, मैक्रो मॉलिक्यूल वाले सेक्शन में लिखा है। पर इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत कम होता है। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, कितना, लेस दैन 1000 डाल्टन। ओके, लिपिड्स पाए कहाँ जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, होता क्या है, जब हमने ग्राइंड किया था, एसिड डाल करके जब हमने ग्राइंड किया था तो क्या हुआ था, सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट गई थी। टूट करके छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेती है। जब हम ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन टूट करके छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेती है।
cell membrane gets disrupted and forms vesicles. और ये जो vesicles हैं they are water as well as acid insoluble. ठीक है, ना तो वाटर में सॉल्युबल है ना तो एसिड में सॉल्युबल है, इसी वजह से ये किस सेगमेंट में आते हैं? Therefore they are in acid insoluble pool. एसिड insoluble pool. ओके, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में जो कि 90% केसेस में गलत हो जाती है, क्योंकि मैंने इधर लिखा था इसे मैक्रो मॉलिक्यूल वाले सेगमेंट में मैंने लिपिड्स को लिखा था, पर आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दे आर नॉट स्ट्रिक्टली macromolecules. They are not strictly macromolecules. ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेटा इनका मॉलिकुलर वेट कम होता है, लेस दैन 1000 डाल्टन, पर एसिड इनसॉल्युबल होने की वजह से ये किस में आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। और एसिड इनसॉल्युबल क्यों है ये? क्योंकि ग्राइंडिंग के टाइम पे सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जा रही थी, टूट जा रही थी, टूट करके क्या बना रही थी? वेसिकल्स बना रही थी, जो कि ना तो एसिड में सॉल्युबल है ना तो वाटर में सॉल्युबल है। मूविंग ऑन, दूसरी एनालिसिस हम देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अगेन एनालिसिस के लिए हमें किसी के टिश्यू की ज़रूरत है, किसी लिविंग टिश्यू की ज़रूरत है। तो हमने लिया लिविंग टिश्यू, जो कि प्लांट का हो सकता है या फिर एनिमल का हो सकता है। ठीक है, हमने ये टिश्यू ले लिया और इस टिश्यू का वेट निकाला और उसे हमने कहा वेट वेट। क्या कहा? वेट वेट। ठीक है, वेट वेट क्यों कहा? क्योंकि 70% वाटर होता है लिविंग टिश्यू में। ओके, तो ये हो गया वेट वेट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारा वाटर इवेपोरेट करा देंगे, सारा पानी निकाल देंगे, और अब जो हमें मिल जाएगा उसको वेट करने के बाद हम उसे कहेंगे ड्राई वेट। क्या कहेंगे? ड्राई वेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल हमने सारा निकाल दिया है, बच गया ऑर्गेनिक कंटेंट एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट निकालने के लिए हम इस ड्राई वेट वाले टिश्यू को बर्न कर देंगे। बर्न करने से क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O, ठीक है, CO2 एंड H2O के मॉलिक्यूल्स बन करके निकल जाएंगे, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो गए। ठीक है, बच क्या गया? एशेस। क्या बचा? एशेस। ठीक है, और एशेस में ही आपको आपके सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, क्या करना है हमें? ऑर्गेनिक एनालिसिस से देखते हैं। हमें एक टिश्यू लेना है, ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए टिश्यू लेना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेना है, उसे मॉर्टर और पेसल में डाल के अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद हमें थिक स्लरी या फिर पेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से पास करना है। जो पास हो गया, फिल्टर आउट हो गया, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, और जो नहीं पास हुआ उसे हम कहेंगे रिटेंटेट। ठीक है, फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। फिर लिपिड के बारे में चांद सितारे वाली बात मैंने आपको बताई थी कि इसका मॉलिकुलर वेट कम होता है, फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल वाले सेक्शन में आता है। क्यों? क्योंकि जब हमने ग्राइंड किया था तो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, और टूट करके छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेती है,
वो वेसिकल्स ना तो वाटर में सॉल्युबल हैं ना तो एसिड में सॉल्युबल हैं, इसी वजह से किस में आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल में। पर एक खास बात आपको क्या याद रखनी थी, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया था हमारा इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इनऑर्गेनिक एनालिसिस में क्या करना था, हमें अगेन एक टिश्यू लेना था, लिविंग टिश्यू लेना था, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने उसे वेट किया था और उस वेट को हमने कहा था वेट वेट। फिर हमने इसमें से सारा वाटर निकाल दिया था, ड्राई करा दिया था, अब इसे हम कहेंगे ड्राई वेट। इसके बाद अब बच गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब हमें क्या करना है, बर्न करना है। बर्न करने से क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो H2O एंड CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर बच जाएगा एशेस, जिसमें हमारे सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे। टेबल दी हुई है NCERT में, जो कि आपको याद करनी है। उसका बेसिकली ऑर्डर आपको याद रखना है, डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर है अर्थ क्रस्ट में एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस ऑर्डर के लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आई हूँ, दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल ट्रिक। ओके, सो ट्रिक है क्या, ओ सिकाना मैकेनिकल है कंप्यूटर साइंस नहीं। ओ सिकाना मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, O फॉर ऑक्सीजन, Si फॉर सिलिकॉन, Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम, मैकेनिकल फॉर मैग्नीशियम Mg है हाइड्रोजन। कंप्यूटर साइंस बेटा एक ही सब्जेक्ट है, तो कार्बन एंड सल्फर की अबंडेंस ऑलमोस्ट सेम होती है, जो कि होती है 0.03 इसकी भी एंड 0.03 इसकी भी, ठीक है। और फिर आ जाएगा नाइट्रोजन। ट्रिक क्या है बेटा, ओ सिकाना मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक ट्रिक है, जो कि है OCNCA हंसना मैग्नेट सी। क्या है, OCNCA हंसना मैग्नेट सी। ये दो लड़कियां हैं जिन्हें हम कह रहे हैं, पहली लड़की का नाम हो गया सिकाना, जिससे हमने क्या कहा था, ओ सिकाना मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस नहीं, ठीक है। दूसरी लड़की है CNCA, उसे हमने कहा OCNCA हंसना मैग्नेट सी। इतना अच्छे से हंसो कि सब अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, हंसना मैग्नेट सी। O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, Ca फॉर कैल्शियम, H हाइड्रोजन, S सल्फर, Na सोडियम, Mg एंड सिलिकॉन। ओके, ये हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म में अबंडेंस एलिमेंट्स की। मूविंग ऑन, अब हम केमिकल कंपाउंड में देखेंगे। केमिकल कंपाउंड का भी ऑर्डर आपको याद रखना है, जो कि है वैप्रोन कोली। क्या है, वैप्रोन कोली। WA फॉर वाटर, PRO फॉर प्रोटीन, N फॉर न्यूक्लिक एसिड, CO फॉर carbohydrate, L for lipids and I for ions. Okay, this is the trick. Vapron Coli, water, protein, nucleic acid, carbohydrate, lipids and ions. ये सारा कुछ आज हमने कवर किया है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि बायोमोलिक्यूल क्या है, फिर हमने ये देखा कि आपको इंट्रो में से दो स्टेटमेंट याद रखनी है। सबसे पहले ये कि जितने एलिमेंट्स आप में पाए जाएंगे उतने ही अर्थ क्रस्ट में भी, एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस देखी है, और उसके बाद हमने क्या देखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस। फिर हमने कुछ ट्रिक्स किए हैं, जो कि है अर्थ क्रस्ट के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंड केमिकल कंपाउंड्स के।
जितने भी चीज़ें हैं वो हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। दिस वाज पार्ट 1 जिसमें हमने ऑर्गेनिक एनालिसिस एंड इनऑर्गेनिक एनालिसिस कंप्लीट किया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट में हम अमीनो एसिड एज वेल एज प्रोटीन कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।